Welcome everybody. So today we are going to learn chapter 3 Interior of the Earth of your class 11th Geography NCERT book. इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्थ के सरफेस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या क्या मटेरियल है जो अर्थ के सरफेस के अंदर है और अर्थ के कितने लेयर्स हैं. तो पर्टिकुलरली अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज योर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो इन तीनों लेयर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अब अर्थ के सरफेस पर क्या क्या प्रेजेंट है वो तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, और वी कैन से दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फिजिकल फीचर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं. बट अर्थ के सरफेस के अंदर क्या है वो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते. तो उसके लिए हमें कुछ सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम पता लगा सके कि भाई अर्थ के सरफेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस. वन इज योर डायरेक्ट सोर्स एंड सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट सोर्स. अब अगर हम सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट सोर्सेस में आपके वो सारे मटेरियल आते हैं जो हमें डायरेक्टली अर्थ के सरफेस के अंदर से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी रॉक्स हो गई. अब आप माइनिंग करेंगे तो आपको रॉक मिल जाएगी. सिमिलरली वोल्केनिक इरप्शन, आपका कोई वोल्केनिक इरप्ट हुआ, लावा सरफेस पे आ जाएगा. सरफेस पे आने के बाद कूल डाउन हो जाएगा, कूल डाउन होने के बाद रॉक बन जाएगी. अब इन रॉक्स को जो हमें माइनिंग से मिली है या फिर वोल्केनिक इरप्शन से जो रॉक मिली है, अब साइंटिस्ट इनको एनालाइज करेंगे और इनको एनालाइज करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब दूसरा टाइप ऑफ सोर्स है इनडायरेक्ट सोर्स. नाम से ही पता चल रहा है, जो इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में. तो सबसे पहले माइनिंग एक्टिविटीज. माइनिंग एक्टिविटीज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी भी बढ़ेगी. ओके. सेकेंड इज योर मिटियोर्स, जिसे हम टूटता तारा बोलते हैं. ठीक है. तो माना जाता है कि ये जो मिटियोर्स हैं ये सेम मटेरियल से बने हैं जिस मटेरियल से अर्थ बनी है. तो साइंटिस्ट इन मिटियोर्स को भी एनालाइज करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में. थर्ड इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशन फोर्स आपका डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर और मास ऑफ द मटेरियल के ऊपर. अब जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के. मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा. अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम अर्थ का ही. ठीक है. दिस इज योर अर्थ सपोज. ठीक है. ये आपका इक्वेटर है. इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पे कम होता है. पोल्स पे डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा. अब ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा मास होगा मटेरियल का उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. ओके. फोर्थ इज योर मैग्नेटिक फील्ड. फिफ्थ इज योर सिस्मिक एक्टिविटीज. तो इन सब से भी हम पता लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है. ओके. अभी सिस्मिक एक्टिविटीज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो अभी हमने देखा था कि भाई व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो एग्जामिनर हार्डली आपसे 1 मार्कर में पूछ सकता है या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है, उससे ज्यादा में नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन. तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सोर्सेज में आपकी सरफेस रॉक्स आती हैं, वोल्केनिक इरप्शन आता है. इनडायरेक्ट सोर्सेज में आपकी माइनिंग एक्टिविटीज, मेटियोर्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटीज आती हैं. ओके. तो जो हमारा लास्ट इनडायरेक्ट सोर्स था वो था हमारा सिस्मिक एक्टिविटीज. पर्टिकुलरली यहाँ पे हम अर्थक्वेक की ही बात कर रहे हैं. तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ. सबको पता है, बोलते नहीं है कि धरती हिल रही है, भूकंप आ गया, है ना. तो अब ये ऐसा होता क्यों है, क्यों होती है शेकिंग, वो अभी हम देखने वाले हैं. तो सपोज दिस इज योर क्रस्ट. क्रस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ. अब कहीं कहीं पे क्रस्ट में आपको फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे. फॉल्ट का मतलब क्या होता है? क्रैक.
अब जहाँ पे क्रैक होगा तो रॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगी, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है फ्रिक्शन क्रिएट होता है, बट कुछ टाइम के बाद ये जो रॉक होती है ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेती है। अब जैसे ही फ्रिक्शन को ओवरकम करेगी तो ये रॉक स्लाइड डाउन हो जाएगी। जैसे ही स्लाइड डाउन होती है एनर्जी रिलीज होती है, फिर वो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और आपको फील होता है कि जो अर्थ है वो शेक हो रही है। अभी हमने उस इमेज के थ्रू देखा था कि कैसे अर्थ शेक करती है और अर्थक्वेक आता है। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। फॉल्ट होता है, फॉल्ट क्या होता है? शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक, या फिर हम बोल सकते हैं क्रैक होता है आपके क्रिस्टल रॉक में। अब इन फॉल्ट के अलोंग ये रॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। बट कुछ टाइम बाद रॉक उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर देती हैं और रॉक स्लाइड डाउन कर जाती हैं। जैसे ही रॉक स्लाइड डाउन करती है एनर्जी रिलीज होती है, और जिस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक वेव्स रिलीज होती हैं या फिर एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ओके, फिर यहाँ से एनर्जी सारी डायरेक्शन में ट्रैवल होती है। एक पॉइंट के बाद वो जो एनर्जी है वो सरफेस पर पहुंचती है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी सेंटर। तो जो एपी सेंटर होता है वो फोकस के पास होता है, और एपिसेंटर ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक वेव्स को पहली बार एक्सपीरियंस करा जाता है। तो एपिसेंटर एंड फोकस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहां से एनर्जी रिलीज होती है, जब ये एनर्जी सरफेस पर पहुंच जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। ओके, तो आप इस इमेज से हम एक बार रिकॉल करते हैं जो अभी हमने पढ़ा। फोकस या फिर हाइपोसेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, फिर ये जो एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं वेव्स है सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, और जब वो सरफेस पर पहुंचती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। और ये जो एपिसेंटर होता है फोकस के पास होता है, और एपिसेंटर ही एक्सपीरियंस करता है पहली बार अर्थक्वेक वेव्स को। जितने भी आपके नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो आपके लिथोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है? क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि वो हमारा लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर की डेप्थ तक होता है। अब अगर हमें अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स अर्थक्वेक वेव्स रीचिंग द सरफेस। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो अर्थक्वेक वेव्स दो तरह की होती हैं। सबसे पहले बॉडी वेव्स, नेक्स्ट इज योर सरफेस वेव। अब जो बॉडी वेव्स होती हैं इनका नाम बॉडी वेव्स क्यों पड़ा है? क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के अंदर ट्रैवल करती हैं। ओके, बॉडी वेव्स भी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को हम पी वेव्स भी बोलते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मतलब जो रॉक्स के पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। और माना जाता है कि ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं दे आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द वेव्स। तो अगर बहुत तेज स्पीड है इनकी तो सबसे पहले सरफेस पे आ जाती है, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट से ट्रैवल कर सकती हैं। अब जब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं, सेकेंडरी वेव्स को हम एस वेव्स भी बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मतलब जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, और ये पी वेव्स के बाद आती है सरफेस पे, मतलब इनकी स्पीड जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू योर पी वेव्स। ये सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकती हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइप की जो वेव है वो है आपकी सरफेस वेव। जब बॉडी वेव सरफेस रॉक के साथ इंटरैक्ट करती है तो हमारी सरफेस वेव बनती है। ओके, नाम से ही पता चल रहा है जो सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल करती है उन वेव्स को हम बोलते हैं सरफेस वेव, और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग होती है।
अब ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है, बिकॉज ये जो आपकी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं ये अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, अब शेडो जोन क्या होता है? शेडो जोन जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे आपकी पी वेव या फिर एस वेव ट्रैवल नहीं करती। अब पी वेव का जो शेडो जोन है वो एपी सेंटर से 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक होता है, और जो आपका एस वेव का शेडो जोन होता है वो बियॉन्ड 105 डिग्री होता है, मतलब 105 डिग्री के बाद आपको एस वेव ट्रैवल करती हुई नहीं दिखेंगी। तो मतलब एस वेव का जो शेडो जोन होता है वो बड़ा है एज कंपेयर टू योर पी वेव शेडो जोन। सी, दिस एरिया एपीसेंटर, ये एपीसेंटर है आपका सरफेस पर, ठीक है। इस एपीसेंटर से 105 डिग्री के बियॉन्ड ये पूरा आपका एस वेव का शेडो जोन है। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था एस वेव सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अब जो पी वेव का शेडो जोन है वो एपीसेंटर से 105 से 145 डिग्री के बीच में होता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। सबसे पहले टेक्टोनिक अर्थक्वेक हमने पढ़ा था, स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स की वजह से आपके टेक्टोनिक अर्थक्वेक आते हैं। सेकेंड इज योर वोल्केनिक अर्थक्वेक, जो वोल्केनो की वजह से आते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक, जो आपकी माइनिंग एक्टिविटीज से अर्थक्वेक आते हैं। एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक, कोई भी आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से होते हैं। इंड्यूस अर्थक्वेक आपके डैम्स की वजह से, लार्ज लार्ज जो रिजर्वियर्स बनाए जाते हैं उनकी वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं। अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे? तो दो स्केल्स होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, एक आपका रिश्टर स्केल होता है, एक आपका मर्काली स्केल होता है। अब जो रिश्टर स्केल होता है वो आपका देखता है कि भाई कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, फोकस से रिलीज होती है ना एनर्जी, तो फोकस से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो आपका रिश्टर स्केल मेजर करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। इस एब्सोल्यूट नंबर में मेजर करा जाता है, दैट इज योर 0 to 10 इसकी वैल्यू होती है। जो मर्काली स्केल होता है वो आपकी इंटेंसिटी देखता है, मतलब कि कितना डैमेज करा है उस अर्थक्वेक ने, तो इसकी रेंज आपकी 1 से 12 के बीच में होती है। ओके, अब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब ये तो आप जनरली भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लाइफ का डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो यू कैन रिमेम्बर 4 to 5 पॉइंट्स फ्रॉम दीज 11 पॉइंट्स गिवन। ओके, तो ग्राउंड शेकिंग हो गया, आपकी लैंडस्लाइड मड स्लाइड आ जाती है, सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, फ्लड्स आ जाते हैं, फायर्स हो जाती है कहीं कहीं पे, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, सुनामी आ जाती है। सुनामी में एक चीज याद रखना कि सुनामी तब आएगी जब आपका जो एपिसेंटर है वो आपके ओशन के सरफेस के नीचे होगा, तो आपको सुनामी वेव्स देखने को मिलेगी। ओके, तो अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले हमने सोर्सेज देखे कि भाई दो तरह के सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज। उसके बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थ शेक क्यों होती है, हमने उसमें फोकस के बारे में पढ़ा, एपिसेंटर के बारे में पढ़ा, सिस्मोग्राफ पढ़ा कि क्या होता है सिस्मोग्राफ। ओके, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स देखी कि दो तरह की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स हो गई, सरफेस वेव्स हो गई। बॉडी वेव फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। ओके, फिर हमने सरफेस वेव पढ़ा। उसके बाद हमने शेडो जोन देखा, पी वेव का शेडो जोन, एस वेव का शेडो जोन। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स देखे, लाइक योर टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक एंड इंड्यूस अर्थक्वेक। उसके बाद हमने अर्थक्वेक को मेजर करा दो स्केल से। रिश्टर स्केल से हमने उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करा, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो मेजर करी। मरकाली स्केल से हमने कितना डैमेज उस अर्थक्वेक ने कॉज करा वो मेजर करा, मतलब उसकी इंटेंसिटी मेजर करी। ओके, उसके बाद हमने इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक देखे कि भाई अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ओके,
नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के लेयर्स के बारे में देखते हैं। तो 3 लेयर्स हम पर्टिकुलरली देखेंगे इसमें। सबसे पहला है आपका क्रस्ट। क्रस्ट सॉलिड होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का। इसका नेचर ब्रिटल होता है, मतलब हार्ड तो होता है ये, बट इजीली ब्रेक भी हो सकता है। अब जब हम क्रस्ट की थिकनेस के बारे में बात करते हैं तो ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो थिन होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो थिक होता है। ओशनिक क्रस्ट आपको 5 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी इसकी थिकनेस, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आपको 30 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी, और माउंटेन्स पर तो आपको 70 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी थिकनेस। कॉम्पोजिशन किससे बना है क्रस्ट? ओशनिक क्रस्ट आपका बेसाल्ट से बना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका ग्रेनाइट से बना है। अब डेंसिटी देखते हैं। ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होगी, तभी तो आपके जो कॉन्टिनेंट है वो ओशन के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है और ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है। सेकेंड लेयर इज योर मेंटल। मेंटल आपको क्रस्ट के नीचे देखने को मिलेगा, मेंटल। और जो मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है ये क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। मेंटल की डेप्थ 2900 किलोमीटर तक होती है। डेंसिटी मेंटल की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर क्रस्ट। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। जो अपर पार्ट है मेंटल का उसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर। ये 400 किलोमीटर तक होता है, सेमी मोल्टन होता है, वीक लेयर होता है। सोर्स होता है मैग्मा का, हमने पढ़ा है ना वोल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा आता है, तो एस्थीनोस्फेयर से ही आता है वो मैग्मा। अब जो लोअर पार्ट होता है मेंटल का वो सॉलिड होता है और एस्थीनोस्फेयर के नीचे लाई करेगा आपका लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल। ओके, तो आपका अपर पार्ट जो होता है मेंटल का वो सेमी मोल्टन होता है, लोअर पार्ट जो होता है मेल्टन का वो सॉलिड होता है। लिथोस्फेयर अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को मिला देते हैं तो वो हमारा लिथोस्फेयर होता है। 200 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। थर्ड एंड द लास्ट लेयर इज योर कोर। कोर आपका 2900 किलोमीटर के बाद आपको कोर देखने को मिलेगा। आउटर कोर जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, इनर कोर आपका सॉलिड होता है। किससे बना होता है? निकल एंड आयरन, नीफी से याद रख सकते हैं आप इसे। डेंसिटी सबसे ज्यादा कोर की होगी, उससे कम मेंटल की होगी और उससे भी कम क्रस्ट की होगी। राइट, सो दीज वर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, दैट इज योर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, तो इस इमेज के थ्रू एक बार हम देखते हैं कि ये जो आपका आउटर लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट। दिस इज योर क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आपको अपर मेंटल देखने को मिलेगा। अपर मेंटल जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, जिसे हम एस्थीनोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर। जो आपका लोअर मेंटल होता है ये सॉलिड होता है। मेंटल के बाद आपको देखने को मिलेगा कोर। जो आपका आउटर कोर होता है ये लिक्विड होता है, इनर कोर आपका सॉलिड होता है। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वोल्केनोस। अब वोल्केनोस क्या होती हैं? दीज आर द ओपनिंग्स इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा, गैसेस एंड अदर मटेरियल्स आर एस्केप टू द ग्राउंड। मतलब अर्थ क्रस्ट में कुछ ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जिसमें से लावा इरप्ट करता है, उसे हम वोल्केनोस बोलते हैं। अब 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए इसमें, दैट इज योर मैग्मा एंड लावा। मैग्मा क्या होता है? जब मॉल्टन मटेरियल अर्थ सरफेस के अंदर होता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। बट जब ये मॉल्टन मटेरियल, मतलब जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पर आ जाता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। मटेरियल तो सेम है, बस नाम अलग अलग है। जब ये मॉल्टन मटेरियल अर्थ सरफेस के अंदर होगा तब उसे हम मैग्मा बोलेंगे, बट जब ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगा तब हम उसे लावा बोल देंगे। राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। सबसे पहले आपकी शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो होती है। ये बेसाल्टिक लावा होता है, इसका मतलब बहुत फ्लूइड लावा होता है। इसकी एक्सप्लोजिविटी कम होती है, बट अगर इनमें पानी चला जाता है तो ये एक्सप्लोजिव हो जाती हैं। शील्ड वोल्केनो सिंडर कोन का डेवलपमेंट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल हवाईयन वोल्केनोस। नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनो इज योर कॉम्पोजाइट वोल्केनो। कॉम्पोजाइट से ही पता चल रहा है,
इसमें जो लावा होता है वो लेयर्स की फॉर्मेशन में अरेंज हो जाता है। ये एक्सप्लोसिव होती हैं। इनका जो लावा होता है वो थोड़ा सा कूलर होता है और विस्कस होता है, मतलब विस्कस मतलब थिक लावा होता है। ओके, थर्ड इज योर कैल्डेरा वोल्केनो। सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनो होती है कैल्डेरा वोल्केनो। इतनी एक्सप्लोसिव होती है कि खुद के स्ट्रक्चर को ही कोलैप्स कर लेती हैं। फोर्थ टाइप ऑफ वोल्केनो इज योर फ्लड बेसाल्ट प्रोवियंसेस। इसमें हाईली फ्लूइड लावा होता है, मतलब लावा बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल आपके डेक्कन ट्रैप्स। फिफ्थ टाइप ऑफ वोल्केनो इज योर मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। ये आपके ओशन फ्लोर पे आती हैं, मिड ओशनिक वोल्केनो। अब इमेजेस के थ्रू एक बार देखते हैं। सबसे पहले थी आपकी शील्ड वोल्केनो। सिंडर कौन का फॉर्मेशन करती है? सी। ऊपर से वाइडर है और नीचे से नैरोअर है, राइट। देन इज योर कॉम्पोजाइट वोल्केनो। कॉम्पोजाइट वोल्केनो नाम से ही पता चल रहा है, जो लावा होता है वो लेयर्स में अरेंज होता है, सी। कैल्डेरा वोल्केनो जो थी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव थी, खुद के स्ट्रक्चर को ही कोलैप्स कर ले रही थी, राइट। फिर थी हमारी मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। ये ओशन सरफेस पर आती हैं, आपकी मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब जब लावा कूल डाउन हो जाएगा तो इग्निशियस रॉक्स बना देगा। जब लावा अर्थ के सरफेस पर कूल डाउन होगा तो उसे हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। बट अगर लावा अर्थ के सरफेस के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं क्रस्ट के अंदर कूल डाउन होगा तो हम उसे बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रूसिव फॉर्म। इंट्रूसिव का मतलब मैंने पहले भी बताया था, मतलब अंदर, राइट। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंट्रूसिव फॉर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका बेथोलिट्स। बेथोलिट्स क्या होते हैं? ये डोम शेप के होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ग्रेनाइट रॉक से बने होते हैं ये, ठीक है। और ये आपको सरफेस पे विजिबल हो जाएंगे आफ्टर इरोजन, और वी कैन से आफ्टर डेनल्डेशन। ये कूल्ड पोर्शन होते हैं आपके लावा का। नेक्स्ट इज योर लेकोलिट्स। लेकोलिट्स भी आपके डोम शेप के होते हैं, बट ये पाइप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और बोला जाता है कि दे आर द सोर्स ऑफ लावा, कि लावा यहीं से ऊपर आता है, और ये कॉम्पोजाइट वोल्केनो की तरह दिखते हैं। थर्ड इज योर लेपोलिट्स। जो आपके लेपोलिट्स होते हैं ये सॉसर शेप के होते हैं और कॉनकेव टू द स्काई होते हैं। फोर्थ इज योर पेकोलिट्स। पेकोलिट्स जो होते हैं ये क्रस्ट और ट्रफ के अलोंग मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं को ही हम बोलते हैं एंटी सिंक्लाइन एंड योर सिंक्लाइन। तो यहाँ पे आपकी रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, ओके। फिफ्थ इज योर सिल्स एंड शीट्स। जो शीट्स होती हैं वो थिन हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स होती हैं, और जो आपकी सिल्स होती हैं वो थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स होती हैं। लास्ट टाइप ऑफ इंट्रूसिव फॉर्म इज योर डाइक्स। जो डाइक्स होती हैं ये वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और परपेंडिकुलर होते हैं ये ग्राउंड के। फॉर एग्जाम्पल आपके जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो डाइक्स मिलती हैं आपकी। अब एक बार रिकॉल करते हैं इमेज के थ्रू, ओके। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेथोलिट्स। बेथोलिट्स क्या होते हैं? ये डोम शेप के होते हैं, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा लेकोलिट्स। लेकोलिट्स भी डोम शेप के होते हैं, बट ये एक पाइप से कनेक्टेड होते हैं जो सोर्स होता है लावा का। उसके बाद हमने लेपोलिट्स पढ़े। लेपोलिट्स सोशल शेप के होते हैं, कॉनकेव टू द स्काई होते हैं। उसके बाद हमने पेकोलिट्स के बारे में पढ़ा। पेकोलिट्स एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइंस के अलोंग आपको इग्निशियस रॉक्स देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने सिल्स पढ़ा। जो सिल्स थे वो थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स थी, और जो शीट्स थी वो थिन हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स थी। फिर हमने डाइक्स के बारे में देखा। डाइक्स जो थी वो वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है, एंड दे वर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। So now let's take a quick recap of what we have learned about the volcanoes. सबसे पहले हमने वोल्केनो देखा, वोल्केनो क्या होती है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो देखे, शील्ड वोल्केनो, कॉम्पोजाइट वोल्केनो, कैल्डेरा वोल्केनो, फ्लड बेसाल्ट प्रोवियंस, मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव फॉर्म्स पढ़े। सबसे पहले था आपका बेथोलिट्स, फिर था आपका लेकोलिट्स, फिर था लेपोलिट्स, देन वी आर हैविंग पेकोलिट्स, sills, sheets and dikes. So your chapter is completed. Thank you so much.